नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। भाजपा ने भले ही नगरीय निकाय चुनाव के लिए महापौर और पार्षदों के नामों का ऐलान नहीं किया हो, लेकिन पार्टी औपचारिक रूप से शुक्रवार से चुनाव के लिए शंखनाद कर देगी। पूरे प्रदेश में 10 जून को बूथ विजय संकल्प का कार्यक्रम होगा। सभी बूथों पर एक साथ बैठकें आयोजित होंगी। पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर हितग्राहियों से संपर्क करेंगे। बूथ विजय संकल्प कार्यक्रम के लिए मंडल के सभी कार्यकर्ताओं ने पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन क्या भाजपा का ये बूथ विजय संकल्प निकाय चुनाव में पार्टी की नैया पार लगा पाएगा? आखिर कितना सफल होगा ये संकल्प अभियान? अटेंशन में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां पूरी तरह कमर कस चुकी हैं। राजनीतिक दांवपेच के खेल में दोनों पार्टियां एक दूसरे को पटकनी देने अपनी अपनी रणनीति बना रही हैं। बीजेपी ने जहां निकाय चुनाव के लिए नड्डा प्लान तैयार किया है, तो वहीं कांग्रेस भी चुनाव की तैयारियों को लेकर जबरदस्त एक्शन मोड में है। प्रदेश में बीजेपी ने निकाय चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बनाई रणनीति को फॉलो करते हुए प्लान तैयार किया है। इस नई रणनीति के तहत चुनावी क्षेत्र के हर बूथ में 5 दिन में 60 लोगों को जोड़ने का टारगेट रखा गया है, जिसमें से 20 लोग आरक्षित वर्ग के होना जरूरी है। बीजेपी ने भले ही अभी पार्षद और महापौर के प्रत्याशियों का ऐलान न किया हो, लेकिन नड्डा प्लान के तहत पार्टी औपचारिक रूप से शुक्रवार से चुनाव के लिए शंखनाद करेगी। पूरे प्रदेश में 10 जून को बूथ विजय संकल्प का कार्यक्रम होगा, जिसके तहत बूथों पर बैठकें होंगी। कार्यकर्ता हितग्राहियों से संपर्क करेंगे। बूथ पर आयोजित बैठकों में लोगों को जोड़ने और पार्टी की चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। इस कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि स्थानीय निकाय के चुनाव में विजय के लिए बीजेपी ने शंखनाद कर दिया है। वहीं वीडी शर्मा ने कहा है कि बीजेपी में कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ता, कमल का फूल चुनाव लड़ता है। स्थानीय निकाय के चुनाव में विजय के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शंखनाद कर दिया है। कल औपचारिक रूप से हमारे कार्यकर्ता हर एक बूथ पे प्रदेश के बूथ विजय का संकल्प लेंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए, नगरों के विकास के लिए और पंचायतों के भी त्रिस्तरीय पंचायती राज के अंतर्गत जो आती है उन सब के विकास के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी ने ही काम किया है। कांग्रेस ने बर्बाद किया था। हमने पुनर्निर्माण करके नगरीय क्षेत्रों या ग्रामीण क्षेत्रों प्रगति और विकास की राह पर मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारे यहाँ केवल प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता, भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव लड़ता है, कमल का फूल चुनाव लड़ता है। तो इसलिए हमारा चुनाव की तैयारी तो बूथ पर चल रही है। प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ता मैदान में उतर करके कल बूथ विजय का संकल्प ले रहे हैं। किसके लिए? कमल का फूल जीत करके आएगा। तो भारतीय जनता पार्टी तो अपने संगठन के स्तर पर चुनाव लड़ती है। वीडी शर्मा चुनाव लड़ते हैं, लेकिन चुनाव प्रत्याशी भी होते हैं, लेकिन प्रत्याशी बूथ का एक एक कार्यकर्ता होता है और ऐतिहासिक बहुमत से हमारा कार्यकर्ता चुनाव जिताता है। तो चुनाव कार्यकर्ता लड़ता है और कार्यकर्ता ही जिताता है। इसलिए प्रत्याशी तो निमित्त मात्र के लिए मैदान में उतरते हैं। इधर प्रत्याशी चयन और जीत की रणनीति बनाने में जुटी कांग्रेस बीजेपी के प्लान और उसकी रणनीति पर तंज कसती नजर आ रही है। कार्यकर्ताओं के लिए भाजपा में कहीं जगह नहीं बची है। नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा उम्मीदवार तय नहीं कर पा रही है। महापौर नगर पालिकाओं में भाजपा के कार्यकर्ता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और भाजपा के बड़े बड़े नेता उद्योगपतियों और दल बदलुओं को एडजस्ट करने में लगे हुए हैं। इसलिए केवल और केवल अपनी बौखलाहट और खींच मिटाने के लिए इस तरह के प्रपंच किए जा रहे हैं। बूथ पर भाजपा के नाम लेवा नहीं बचे हैं। जनता 8 साल पहले के नगरीय निकायों का हिसाब मांगने
के लिए बैठी है। कांग्रेस पार्टी नगरीय निकाय चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, अधिकांश जगहों पे कांग्रेस की जीत तय है। तो जहां कांग्रेस ने प्रत्याशी तय कर लिए हैं, वहीं भाजपा मंथन के दौर में है। लेकिन जिस प्रकार से महापौर को लेकर खींचतान है, उसे देखते हुए पार्टी ने साफ संदेश दिया है, हमारा उम्मीदवार कमल का फूल है। यानी आप चेहरा नहीं देखें, कमल का निशान देखें। अब इसका असर देखने के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होने तक इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। सबसे पहले सूर्यकांत जी आप ही के पास, क्योंकि हमने देखा कि बीडी शर्मा कह रहे थे कि बीजेपी में चुनाव पार्टी लड़ती है और जो उम्मीदवार होता है वो निमित्त मात्र होता है। तो जब उम्मीदवार निमित्त मात्र ही है और पार्टी को चुनाव लड़ना है, तो अभी तक तो सबसे पहले नाम घोषित कर ही दिए जाने थे, क्योंकि जिस कांग्रेस के बारे में कहा जाता था कि वो अंतिम समय पर निर्णय लेती है, वो तो तेज निकलती दिखाई दे रही है। 15-20 दिन, 1 महीने पहले उन्होंने नाम तय कर लिए हैं, औपचारिक ऐलान बाकी है और जो लोग तय किए गए हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही कहा। भाजपा का संगठन निश्चित रूप से चुनाव लड़ता है और मिलकर लड़ता है, और उसका परिणति है कि लगातार मध्य प्रदेश में भाजपा जीत रही है। लेकिन नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव तो जरूर पार्टी के टिकट के आधार पर होते, दलीय आधार पर होते, लेकिन पंचायत चुनाव गैर दलीय आधार पर होते हैं। और पंचायत चुनाव में चेहरा ही चुनाव लड़ता है, ना पार्टी चुनाव लड़ती है, ना कमल का फूल, ना हाथ का पंजा, कोई नहीं लड़ता। लेकिन आम जनता जानती है कि यह कार्यकर्ता या चुनाव में खड़ा उम्मीदवार किस दल से समर्थित है और किस दल से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए यह कहना तो बेईमानी है। और निश्चित रूप से जब ग्रामीण इकाई में अगर आप जाते हैं और त्रिस्तरीय पंचायत में आप ग्राम सरकार में अपना बहुमत हासिल करना चाहते हैं, तो वहां पर आदमी चेहरा देखकर ही वोट देता है। अब आई नगरीय निकाय चुनाव की बात, तो नगरीय निकाय चुनाव दलीय आधार पर होते हैं, और दलीय आधार पर जो चुनाव होने जा रहे हैं उसके लिए यह बात कही गई मुझे लगता है। और इस बार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को यह कहना कि प्रत्याशी ना देखे, कमल का फूल चुनाव लड़ता है या संगठन चुनाव लड़ता है, यह बात सही है। लेकिन यह भी आप तय माने कि वार्ड का पार्षद हो और महापौर का पद हो, दोनों जगह पर चेहरा भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। व्यक्ति जानता है कि उसके काम कौन आ सकता है, अच्छे बुरे में कौन खड़ा होता है साथ, और किसको वो जल्दी पकड़ सकते हैं, कौन उसके लिए आगे चलकर मददगार हो सकता है। ऐसे चेहरे को ही प्रत्याशी अगर बनाया जाता है तो उसकी जीत तय होती है। यह कहना बिल्कुल निश्चित रूप से मैं इसके समर्थन में नहीं हूं, और ना ही उनसे इस तरह की सहमति रखता हूं, क्योंकि वार्ड स्तर पर जिस व्यक्ति का चुनाव होता है, सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चुनाव होता है तो वार्ड और सरपंच का चुनाव होता है। विधानसभा का चुनाव जीता जाना आसान है, विधानसभा का चुनाव लड़ना आसान है, लेकिन वार्ड पार्षद का चुनाव और ग्रामीण इलाके में सरपंच का चुनाव बेहद कठिन होता है। और आपने देखा होगा, अब आप दूसरी तरफ जाएं, भाजपा कल एक कार्यक्रम आयोजित कर रही है बूथों पर, और यह आयोजन क्यों कर रही और चुनाव के बीच में क्यों करना पड़ रहा है, अगर आप इस सारी चीजों के उसमें जाएं गहराई में तो आपको समझ में आएगा। इस बार वो स्थिति नहीं है नगरीय निकाय चुनाव में कि जनता भाजपा प्रो भाजपा बनी हुई हो। इस बार कांग्रेस भी उतनी मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रही है, और हद तो यह हो गई कि कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार तय कर लिए और उन्हें सूचना भी दे दी कि वो चुनाव की तैयारी करें, और वो उनमें से कई प्रत्याशी तो चुनावी प्रचार में लग भी गए हैं। इसका उदाहरण आपका भोपाल ही है। भोपाल में अभी अत्यधिक प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने तय कर लिया और बता दिया है अपने प्रत्याशी को कि आप तैयारी में लग जाएं, और उनके चुनाव प्रचार का श्री गणेश हो गया है। और भाजपा भी यह तय नहीं कर पा रही कि चेहरा कौन होगा, कब घोषणा होगी। और मुझे लगता है कि आजकल में उनको कहना पड़ा कि जो चेहरा है वो कमल का फूल है, और उस कमल के फूल के पीछे शिवराज दिख ही रहे हैं, बीडी शर्मा दिख भी रहे हैं। तो ब्रजेश जी, इसी सवाल को हम आगे बढ़ाएं कि चेहरे की अगर हम बात कर रहे हैं, उम्मीदवारों के चयन की हम बात कर रहे हैं, तमाम सारी प्रक्रियाओं की बात कर रहे हैं, तो बेहतर नहीं होता है कि अगर आपको सब प्रक्रिया है, और कांग्रेस इसलिए भी हमको मजबूत होती दिख रही है या गंभीर इसलिए भी दिख रही है क्योंकि पहले हम देखते थे
कि जब नगरीय निकाय के चुनाव होते थे वो विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद होते थे, कि अगर दिसंबर में नतीजे आ गए तो जनवरी फरवरी अगले साल तक चुनाव होते थे। तो जो कांग्रेस थी वो एक तरह से मरे हुए मनोबल के साथ उस मैदान में उतरती थी, क्योंकि हम 3-4 चुनाव का देखें तो जो नतीजे बताते हैं उसकी गवाही देते हैं। लेकिन अब यह है कि अब विधानसभा चुनाव के 1.25 साल पहले चुनाव हो रहे हैं, इसलिए कांग्रेस को लग रहा है कि अगर मजबूती से हम इस चुनाव में लड़ लिए तो शायद 2023 की संभावना बेहतर हो जाएगी, और इसीलिए उन्होंने प्रत्याशियों का चयन पहले कर दिया है, नामों का ऐलान भले ना किया, प्रचार प्रसार शुरू कर दिया हो, और शुरुआत में वो लग रहा है कि वो बाजी मारते नजर आ रहे हैं, कम से कम इस मामले में। देखिए मनोज जी, कांग्रेस के सामने करो या मरो की स्थिति है। जिस तरह से हम देश में देख रहे हैं कांग्रेस कहाँ किस हालात में पहुंच गई, तो मध्य प्रदेश के जो 2 बड़े दिग्गज नेता हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो या कमलनाथ हो, उनके लिए भी एक तरह से ये आखिरी मौका है। नहीं तो आपको मजबूरी में अगली पीढ़ी को अपनी पूरी सत्ता सौंपना ही पड़ेगी, संगठन को सौंपना ही पड़ेगा। तो आप देखिए कि कांग्रेस में अभी कमलनाथ अकेले की चल रही है, और नहीं सौंपोगे तो अमरिंदर सिंह बना दिए जाओगे। बिल्कुल। तो आप देखिए कि वो लगातार जो सर्वे करा रहे हैं, पूरी ताकत इसलिए झोंक रहे हैं, जो आपने कहा सही है कि 2023 में विधानसभा के चुनाव होना, उनका मकसद विधानसभा के चुनाव है, इसमें माहौल बना रहे हैं। उन्होंने पहले ही कह दिया कि पंचायत चुनाव में पार्टी कोई दमखम नहीं लगाएगी, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में पूरी ताकत से लड़ेगी। तो आप देखिए कि उन्होंने विधायकों को उतारा है, जितने भी उम्मीदवारों के जो नाम लगभग फाइनल हुए हैं उसमें कोई कमजोर नहीं दिखता मनोज जी। आप बिल्कुल, यदि ग्वालियर में बात कर रहे हैं तो वो एक ऐसे नेता की पत्नी की बात कर रहे हैं कि जो खुद भाजपा के वोट काट सकता है। बिल्कुल, चाहे वो चुनाव सागर की जीता भी बात हमने करें, हमने हाँ। देखा कि वो बीजेपी में रहते चुनाव हार गए, लेकिन कांग्रेस में चुनाव जीत गए बिल्कुल। वो। तो आप देखिए कि यदि वहां पे भी ये हालात है, वहां पे कांग्रेस को लग रहा है कि इस बार उसको ये नगरीय निकाय चुनाव में यदि वो ताकत दे, उसके पास खोने को कुछ है नहीं मनोज जी। 16 नगर निगम है, 16 पे ही बीजेपी का कब्जा है। यदि वो 2 भी पाले, 4 भी पाले, तो ये उसके लिए बढ़ोतरी है, उसके मनोबल को बढ़ाने लायक है, उसके कार्यकर्ताओं को भी। और मुझे नहीं लगता है कि ये जो परिणाम है वो दोहराने के लिए, मुझे लगता है कि बीजेपी इसी वजह से ज्यादा मशक्कत कर रही है कि उसके पास चुनौती ज्यादा बड़ी है, क्योंकि कांग्रेस को तो कुछ है नहीं उसके पास। वो पा लेगी तो उसके लिए सो गुड है कि वो उसके कार्यकर्ताओं में, लेकिन पार्षदों की संख्या भी अगर बढ़ती है तो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भोपाल की अगर हम बात करें तो 85 में से 55 पार्षद बीजेपी के थे और 4 निर्दलीय थे और बचे वो कांग्रेस के थे। तो यही वजह थी कि हमने देखा कांग्रेस चाहती थी कि अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव हो, ताकि वो अब यदि उनके पार्षद ज्यादा जीतेंगे तो वो महापौर बना सकते थे। और ये उन्होंने बाकायदा संशोधन भी किया था जब कमलनाथ जी सरकार में थे। बिल्कुल। लेकिन आप देखिए कि अब सीधे महापौर के चुनाव हो रहे हैं तो सत्ता और पूरे मुद्दे अलग हो जाते हैं। संगठन पूरा ताकत के, संगठन के मामले में यदि हम देखें बीजेपी ज्यादा बेहतर है कांग्रेस की तुलना में, लेकिन वहां पे व्यक्ति भी निर्भर करता है। यदि महापौर विभा पटेल को, यदि आपने पूर्व महापौर, माफ कीजिएगा, यदि वो मैदान में उतार रहे हैं तो आपने सोच सी समझी रणनीति के तहत ये कि यदि वो महापौर रही तो बहुत सारे लोग उससे वो संपर्क में रही होंगी, लगातार भोपाल की सियासत कर रही हैं। तो लेकिन ये बात 2 दशक पुरानी हो गई, क्योंकि एक पूरी पीढ़ी बदल गई। और उनके साथ दूसरे प्लस पॉइंट ये है ना कि उनके 3 विधायक हैं मनोज जी, तो आप उसको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो कि यदि वो अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं और बेहतर तरीके से माहौल, तो टक्कर तो दे सकते हैं। तो उम्मीदवार भले ही बीडी शर्मा कह रहे हूँ कि भाजपा में कमल का निशान लड़ता है, कार्यकर्ता लड़ता है, लेकिन उम्मीदवार भी बहुत कुछ मायने रखता है। हमने देखा है कि भाजपा की सरकार होते हुए भी किस तरह से महापौर हार जाता है उनका। तो आप देखिए, चाहे सुनील सूद की बात हो, चाहे भगवान दास सबनानी की बात हो, चाहे राजू मालवी की बात हो, तो ऐसी परिस्थितियां नहीं है। यदि कांग्रेस इस ताकत से लड़ रही है, चाहे वो इंदौर की बात करें, इंदौर में उन्होंने सक्षम मतलब उम्मीदवार को उतारा जो प्रचार में लग गए, तो कांग्रेस फिलहाल बाजी मारती दिख रही है। लेकिन जो अंदरूनी गुटबाजी है जो कांग्रेस की दिख रही है, भले ही कमलनाथ के खिलाफ कोई एक सामने आकर नहीं बोल रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफा जो चल रही है उसका खामियाजा भी मुझे लगता है कि कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। जो नाराजगी होगी उसका खामियाजा कमलनाथ के जो दूसरे गुट हैं जो मध्य प्रदेश में सक्रिय हैं, जिनको उतनी तवज्जो नहीं मिल रही है, सर्वे के नाम पे उनके लोगों को यदि आपने नजरअंदाज किया तो निश्चित तौर पर उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। बिल्कुल। अब देखने की बात यह होगी कि भाजपा कब अपने प्रत्याशियों का ऐलान करती है, क्योंकि भाजपा में जो गुटबाजी हम भले ही सड़क पर ना दिखे मनोज जी, लेकिन गुटबाजी कहीं ना कहीं तो होती है। हमने देखा कि गोपाल भार्गव जैसे नेता आपत्ति दर्ज कराते हैं, बंद कमरे में घंटे चर्चा करते हैं। और हमने देखा सिंधिया जी अपने जो दावेदार हैं उनको दिल्ली बुलाते हैं। तो लगातार आप देखिए कि कहीं ना कहीं प्रेशर तो है। और वो आज भी जब ग्वालियर में है तो हमने देखा किस प्रकार का हजूम दावेदारों का पहुंचा। तो सूर्यकांत जी, एक बात हो रही है कि कांग्रेस भले ये कह रही है कि हम पंचायत चुनाव में ताकत नहीं झोंकेंगे, लेकिन बीजेपी जिन 65,000 बूथों पर विजय संकल्प अपना मनाने जा रही है, बूथ विजय संकल्प, तो वो सारे बूथ जो है पूरे प्रदेश में, उसमें उन इलाकों में भी है जहाँ जिला पंचायत के चुनाव होना है, ग्राम पंचायत के चुनाव होना है,
नगर पंचायत के चुनाव होना और महापौर के चुनाव होना है। तो बीजेपी ने साफ कह दिया है, या उनका एजेंडा साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं कि ग्रामीण इलाका हो चाहे शहरी इलाका हो, सब दूर वो अपनी प्रभावशाली मौजूदगी दर्ज कराना चाहते हैं। क्योंकि सारी बूथों पर अगर कार्यक्रम होगा तो ठीक है, गैरदलीय चुनाव हो रहे होंगे पंचायत के, लेकिन जैसा आपने शुरू में जिक्र किया था, तो एक फ़ायदा तो बीजेपी को वहाँ मिलेगा और उसका जो कार्यकर्ता वो एक तरह से चार्ज होगा। नहीं, आप यह देखिए, पंचायत चुनाव के बीच में आप इस तरह का अभियान चला रहे हैं, और चुनाव कौन लड़ रहा है? आपका कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है पंचायत में और ग्रामीण इलाकों में, त्रिस्तरीय पंचायतों में आपके कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। और शहरी इलाके की अगर आप बात कर रहे हैं तो निकाय चुनाव के बीच आपका कार्यकर्ता जिला कार्यालय, प्रदेश कार्यालय या पार्टी के उन नेताओं के पास नियमित चक्कर काट रहा है जिसके माध्यम से उसे पता है कि टिकट मिल सकता है। तो ऐसे में अगर आप इस तरह का अभियान चलाएंगे तो कार्यकर्ता अपने टिकट के लिए चक्कर काटेगा या आपके साथ बूथ पर खड़ा होगा? मुझे लगता है कि बूथ की जगह हुआ बूथ चक्कर के लिए जो हमने देखा है डिजिटलाइजेशन किया है और उसकी एक अलग टीम है उनकी बूथ वाली, उन्हीं को वो वहां तक पहुंचाएंगे, बाकी सारे कार्यकर्ता नहीं पहुंचेंगे। और बड़े नेता पहुंचेंगे, जिस तरह सीएम ने खुद कहा है कि वो भी एक बूथ पर खुद मुख्यमंत्री जाएंगे, मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। मंत्री और मुख्यमंत्री कितने, मुख्यमंत्री एक, मंत्री कितने, आपके प्रदेश पदाधिकारी कितने, कहाँ जाएंगे? आप आज बढ़ाने के लिए ना सूर्यकांत, तो ये है कि एक जनता के बीच आप जाओगे, कार्यकर्ता का मॉरल जो अगर डाउन भी होगा तो मॉरल बूस्ट होगा कि चलिए अगर मुख्यमंत्री है, मंत्री आया है, पदाधिकारी आए हैं, फिर विधायक हैं, सांसद हैं, ऐसे तमाम सारे पदाधिकारी हैं। मनोज जी, आप निश्चित रूप से उनका यह प्रयास सराहनीय है, लेकिन आप यह देखिए कि कार्यकर्ता इस समय भले दिखने में उत्साहित दिखे आपको, लेकिन अंदर से वो कहीं ना कहीं नाराज है। उसे पता है कि इस बार का कार्यकाल देख लें और पिछले बार का कार्यकाल देख लें, आप पार्टी की सरकार होने के बाद भी उस कार्यकर्ता को सत्ता में भागीदारी नहीं मिली है। कांग्रेस के आप 15 महीने का अगर उदाहरण सामने रख लें तो आप देख लें कि महाविद्यालय की समिति हो या अन्य तरह की जो राजनीतिक यहाँ कार्यकर्ता को एडजस्ट किया जा सकता, उन सारी जगह 15 महीने की अवधि में करने का प्रयास किया गया। और भाजपा के पिछले कार्यकाल को आप उठाकर देख लें और अभी का कार्यकाल उठा के देख लें, अभी भी 2.5 साल का कार्यकाल हो रहा है। कार्यकर्ताओं को आपने कहीं भी एडजस्ट नहीं किया, ना सत्ता में भागीदारी देने का प्रयास किया। दूसरा आप देख लें, नगरीय निकाय चुनाव ऐसे समय हो रहे हैं कि जिस समय मानसून की आहट है और अगर पानी गिर जाता है, तो पानी गिरेगा तो तमाम जगह सड़कें खराब मिलेंगी आपको, सड़कें खुद ही पड़ी हैं, लोगों को कीचड़ से निकलना पड़ेगा। तो इसकी नाराजगी भी कहीं ना कहीं, क्योंकि सत्तारूढ़ दल है आप, तो आपके कार्यकर्ता को, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश थे तो शायद बहुत कुछ हाथ में था भी नहीं सरकारों के, और चुनाव आयोग की भी मजबूरी थी कि तय सीमा में उसको चुनाव वो कराना थे। सरकार तो चाह ही नहीं रही थी कि अभी चुनाव कराएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद घोषणा करवा चुकी थी ना, लेकिन कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ अड़ंगा था जो ओबीसी आरक्षण को लेकर था, नहीं तो चुनाव तो बहुत पहले हो चुके होते। बिल्कुल। तो ब्रजेश जी, एक और बात हो रही है, अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें वीडी शर्मा की, कि कमल का फूल निशान है। वो बीजेपी हमेशा जो हम देखते हैं काडर वाली पार्टी है, तो चेहरा को बहुत अहमियत नहीं होती, लेकिन जिस पार्टी में अगर शिवराज सिंह जैसा चेहरा हो तो उसको अगर ये कहना पड़े कि आप कमल के फूल को देखो, तो या तो ये कह सकते हैं कि उतने लोकप्रिय चेहरे के बाद भी वो संदेश देना चाह रहे हैं कि संगठन सर्वोपरि है, या ऐसा कुछ लग रहा है आपको कि कहीं कुछ ऐसा पकड़ा है अंदर खाने जिसके कारण ये बयान देने की नौबत आ रही है? देखिए मनोज जी, ये सिर्फ कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने के लिए है कि कार्यकर्ता लड़ता है चुनाव, कमल का फूल चुनाव लड़ता है, मैं नहीं लड़ता हूँ। वीडी शर्मा ने अपना खुद का उदाहरण दिया, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान हो या नरेंद्र मोदी हो, ये हमेशा पीछे ही रहेंगे, नाम इनका ही रहेगा, लोकप्रियता इनकी रहेगी। और वो भी खासकर महापौर के जो चुनाव होंगे वो पार्टी के आधार पर होंगे। यदि हम पार्षद की देखेंगे तो मनोज जी, वो पार्टी से हटकर हम देखते हैं कई बार व्यक्तिगत छवि के अनुसार भी आदमी को जिता दिया जाता है, इसलिए हम देखते हैं कई बार महापौर किसी पार्टी का होता है, देखते हैं कि पार्षद किसी और पार्टी का चुना जाता है लेकिन महापौर को ज्यादा वोट मिलते हैं। तो महापौर का मेन चुनाव रहता है जिसमें सरकार संगठन लगी रहती है। पार्षद अपने व्यक्तिगत प्रयास करता है और उसकी व्यक्तिगत छवि होती है कि मोहल्ले में कैसी छवि है, उसी छवि के अनुसार भाजपा या कांग्रेस टिकट देती है कि जो जीत सकता है। कुछ उसके व्यक्तिगत वो होते हैं, एक पार्टी का अलग होता है, पार्टी का जो वोटर है वो आपको वोट देगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कई बार हम देखते हैं कि पार्टी भले ही किसी का वोटर हो, वो किसी को पसंद करता हो, किसी भी दल से जुड़ा हो, लेकिन जब वो व्यक्तिगत उस पर आ जाता है
है कि उसकी मित्रता दूसरे दल के व्यक्ति से, देखिए आप आस पड़ोस में सब रहते हैं, सबके संबंध रहते हैं, तो इतनी खटास तो अभी नहीं हुई है। तो आदमी कांग्रेस को भी वोट दे देता, कांग्रेस वाला बीजेपी को भी वोट दे देता। यही वजह है कि हम देखते हैं कि पार्षद में कई बार पार्टी को वोट महापौर के लिए मिलते हैं वार्ड में, लेकिन पार्षद को दूसरी पार्टी के मिल जाते हैं। तो ये जो वजह है, तो इसलिए यहाँ पार्टी के साथ साथ मुझे लगता है व्यक्तिगत चेहरा भी काम करता है, और व्यक्तिगत चेहरा काम करेगा क्योंकि पार्षद के लिए, लेकिन महापौर की जब बात होगी तो वहाँ उतना उसका फैक्टर नहीं रहेगा। वहाँ पार्टी रहेगी, वहाँ संगठन रहेगा, वहाँ शिवराज जी का चेहरा रहेगा, वहाँ सरकार की योजनाएं रहेंगी, वहाँ नरेंद्र मोदी का भी चेहरा आएगा कि दिल्ली में सरकार है। और यही वजह है कि जो शिवराज जी ने कहा है, डबल इंजन की सरकार, शिवराज जी ने कहा है कि हितग्राहियों से संपर्क करो आप, तो वो हितग्राही ऐसा तो नहीं होगा कि मध्य प्रदेश के जो हितग्राही है उन्हीं से संपर्क किया जाएगा, मध्य प्रदेश की योजनाओं से संबंधित, कि केंद्र की योजना से उनको लाभ मिल रहा है तो उनसे संपर्क नहीं किया जाएगा। तो वो सारी तमाम तरह की योजनाओं से जो लाभान्वित है। के लिए तो एक अच्छी खबर ये भी, जो हालांकि जो कुछ घटनाक्रम दुखद है कि बुरहानपुर में जब एक अल्पसंख्यक परिवार अपने ही लोगों से प्रताड़ित है, क्योंकि वो मोदी का गुणगान कर रहा है, वो ये कह रहा है कि इन योजनाओं के कारण, क्योंकि आपने हितग्राही का जिक्र किया कि उसको मकान मिला है, उसको रोजगार का साधन मिला है, तो ऐसे एक बड़ा वर्ग है जिसका फायदा बीजेपी लेना चाह रही है, शायद बूथ संपर्क अभियान के बहाने लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए कि यदि ओबीसी की पार्टी आ रही है मैदान में, आम आदमी पार्टी मैदान में आ रही, तो ये जहां भी गई हैं वहां पे मुझे लगता है कि कांग्रेस को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तो यदि भोपाल में उन सीटों पे अल्पसंख्यक बहुल सीटों पर करें तो 7 जिन जगह लड़ रही, तो खरगोन खंडवा भी शामिल है, जब पिछले दिनों हमने देखा कि सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनी, और जाहिर सी बात है कि अल्पसंख्यक वोटों पर ही उनकी नजर होगी, वरना पूरे मध्य प्रदेश में लड़ते हैं। तो ये भी कांग्रेस के लिहाज से खतरे की घंटी। निश्चित तौर पर आप देखिए कि आज कांग्रेस की बैठक हुई थी, जिसमें आरिफ मसूद ने सवाल उठाया कि अल्पसंख्यक नेता को आप मंच पे क्यों नहीं जगह दे रहे, तो किस तरह से कमलनाथ जी ने डपट दिया उनको कि आप यहाँ माइनॉरिटी की बात मत कीजिए, मैं बात कर लूँगा आरिफ अकील साहब से। लंबे समय बाद आरिफ अकील साहब आपको देखिए कि बैठक में दिखे, वो लंबे समय बाद सक्रियता में दिख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए आप चुनाव में जो फैक्टर काम करेगा, यदि ओबीसी की पार्टी आती है तो उनका टारगेट वही अल्पसंख्यक क्षेत्र रहेंगे। तो वोट किसका बटेगा? बीजेपी तो मान के चलती है कि मुस्लिम वोट उसको नहीं मिलता, 2% 9% मिलता है। यदि उत्तर प्रदेश में 5 से 9 हो गया तो मध्य प्रदेश में भी इतनी परिस्थिति होगी, तो वो वोट बैंक कहाँ बटेगा? वो वोट बैंक बटेगा तो उसका फायदा बीजेपी को होगा। और यदि वोट बैंक महापौर के मामले में कोई मार्जिन बहुत ज्यादा होता नहीं है, बिल्कुल 100 200 50 20 तक के वोट से हम देखते हैं कि जीत हार हो जाती है, क्योंकि एक निश्चित मतदाता है। यदि हम लोकसभा की बात करें तो वहाँ पे बड़ी संख्या होती है, विधानसभा की बात करें तो वहाँ पे हजारों पे चले जाते हैं, लेकिन पार्षद के चुनाव में तो बहुत गणित ऐसा ही रहता है थोड़ा बहुत कि 2.5 के अंक से हो जाएगा और सैकड़ों से हो जाएगा, हमने तो विधायकों के भी देखें कि एक वोट से जीत हार हमने देखी। तो सूर्यकांत जी, एक सवाल आपसे एक और, कि बीजेपी ने तो कह दिया कि कमल का फूल देखकर आप वोट करें, कांग्रेस का चेहरा कौन? जाहिर तौर पर तो कमलनाथ ही हैं, दिग्विजय सिंह भी हो सकते हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है किसी एक के चेहरे पर पार्टी चुनाव लड़ेगी, और कोई एक ऐसा चेहरा होगा पार्टी का जो कम से कम इन 16 के 16 शहरों में जाकर अपने कार्यकर्ता के लिए, अपने महापौर प्रत्याशी के लिए प्रचार कर सके और उसकी अपील पर पार्टी के वोटों में कुछ इजाफा हो सके? देखिए, कांग्रेस में 2 ही चेहरे इस समय हैं। एक चेहरा कमलनाथ जी का, जैसा आपने कहा, और दूसरा चेहरा दिग्विजय सिंह के रूप में है। लेकिन जो अपने अपने इलाके के बड़े नेता माने जाते हैं, उसमें अरुण यादव हुए या अजय सिंह जी हुए, इस तरह के नेता निश्चित रूप से अपने अपने इलाकों की नगरीय सीटों पर, खासतौर पर महापौर और नगर पालिका वाले इलाकों में निश्चित रूप से कैंपेन करेंगे, और उन्हें ही जिम्मेवारी सौंपी जाएगी। यदि टिकट नहीं मिलेगा महापौर का तो क्यों आपको लगता है कि वो उतने मन से काम करेंगे? क्योंकि अगर डॉक्टर गोविंद सिंह जैसा नेता कह रहा है कि ऑब्जर्वर तक उनसे पूछ नहीं रहे हैं, दिग्विजय सिंह को डांटना पड़ रहा है ऑब्जर्वरों को कि भैया आप लोग ये रिकमेंड मत करिए कि इसको टिकट देना है, आप तो अपनी बात रखिए कि ये लोग दावेदार हो सकते हैं। निश्चित रूप से आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता जिस तरह से अभी एकदम एकता दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, और उनसे भी, इन नेताओं से भी उनकी पसंद नापसंद के नेताओं के इलाके के नेताओं के नाम मांगे गए हैं महापौर पद के लिए। तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा ख्याल रखा जाएगा, और दिखावा के तौर पर ही सही इन नेताओं के बीच एकता प्रदर्शित करने का प्रयास किया जाएगा। और एक बात और आपसे कह दूं, सबसे ज्यादा खतरा अगर बिंद इलाके में है, तो बिंद इलाके में भी आपने देखा होगा, पृथक बिंद राज्य की मांग को लेकर जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनने भी इस बार चुनाव लड़ने की घोषणा की है। अगर वो बिंद इलाके में चुनाव लड़ते हैं तो उसका भी नुकसान कहीं ना कहीं दोनों दलों को होगा, और राजनीतिक समीकरण समय के साथ बदलेंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि जिन लोगों ने बागडोर संभाल रखी है वो इतने प्रभावी हैं कि उनके पीछे चल देगा बिंद पूरा?
क्योंकि पृथक बुंदेलखंड आप उसको अच्छे से बेहतर समझते हो कि पृथक बुंदेलखंड की मांग उससे बड़ी थी, उसके पीछे तमाम बड़े नेता लगे थे, लेकिन अब उमा भारती जैसे नेता ने सरेंडर कर दिया है। वो कह रही हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, और जो स्थिति विंध्य और बुंदेलखंड की अब बिल्कुल अलग है। तो ऐसा लग रहा है कि ये मांग जो है बहुत लंबी जाएगी, और जो ब्रजेश जी ने भी कहा है कि कोई ऐसा नेता आपको लग रहा है कि जिसके पीछे जनता चल पड़ेगी। मनोज जी, विंध्य और बुंदेलखंड अंचल में अंतर है। बुंदेलखंड अंचल का कोई भी बड़ा नेता, उमा भारती हो, पार्टी के दबाव में उमा भारती ने हाथ खड़े कर लिए थे, वो कभी बुंदेलखंड राज्य के समर्थन में नहीं रही। और ना ही आपने देखा होगा जितने बड़े नेता बुंदेलखंड अंचल से आते हैं, चाहे वो आप गोपाल भार्गव ले लें या अन्य भूपेंद्र सिंह को ले लें, इन नेताओं ने पार्टी के दबाव में कभी भी इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया। लेकिन इससे उलट स्थिति बिंद इलाके में अगर ऐसा था, आपको रोक रहा हूँ, ऐसा था अगर, तो जनता इसका जवाब दे सकती थी, इन सब लोगों को चुनाव हरा सकती थी कि आप इतने बड़े आंदोलन के आड़े आ रहे हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन चूंकि अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए इस पर फिर कभी और चर्चा करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। तो बूथ दिलाएंगे विजय, तो निश्चित तौर पर बीजेपी का प्लान बड़ा है। 65,000 बूथों तक अगर आप जाते हैं और एक बूथ पे अगर 10,000 कार्यकर्ता भी हैं, तो 6.5 लाख कार्यकर्ताओं को आप चार्ज करते हैं, और ये 6.5 लाख कार्यकर्ता आपको चुनाव जिताने के लिए एक तरह से कह सकते हैं संजीवनी साबित हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या उस कार्यकर्ता की मनोदशा या उसके जो मनोभाव हैं या उसकी जो मांगें हैं उस पर भी पार्टी ध्यान देगी। सबसे बड़ा सवाल यही है। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।